शुक्रिया, करम, मेहरबानी। दोस्तों, जिंदगी हसीन है। मुगल शासक हुमायूं के साथ गुजरात पहुंचा था। यह अफगानिस्तान का शाही परिवार था जो मुगल साम्राज्य का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया था और बहुत सारी रियासतें थी इनके पास। मुगल सत्ता जब कमजोर होने लगी थी तब बाबी और मराठा, जी हाँ, गायकवाड़ वंश भी कहते हैं, इन दोनों में लड़ाई हुई जिसमें मराठाओं ने ज्यादातर गुजरात पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाबी ने जूनागढ़, राधनपुर और बालानिसोर पर अपना शासन बनाए रखा। वो हारे नहीं। मोहम्मद महाबत खान तृतीय जूनागढ़ की रियासत के आखिरी नवाब बने थे। महाबत खान के एक करीबी रिश्तेदार थे दोस्तों वली मोहम्मद खान बॉबी। जी हाँ, उन्होंने 1940 में जमाल बख्ते बाबी से शादी की। सालों तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। फिर 1947 में ब्रिटिश हुकूमत खत्म होने पर रियासतें खत्म कर दी गईं, सरकारें बना दी गईं, सब कुछ सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था और भारत पाकिस्तान का बंटवारा कोई भूल नहीं सकता। जी हाँ, वो भी हो गया। 15 अगस्त 1947 को आखिरी नवाब महाबत खान ने जूनागढ़ को पाकिस्तान में शामिल करने की अनाउंसमेंट कर दी, जिस पर लोगों को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन हुई, आपत्ति हुई। 20 फरवरी 1948 के जनमत में 99% से ज़्यादा लोगों ने भारत में ही रहने का फैसला किया था। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैसला था। जब सरकार बनी तो जूनागढ़ के नवाब महाबत के करीबी रिश्तेदार वाले मोहम्मद खान की भी रियासत उनसे ले ली गई और बदले में उन्हें 100 बीघा जमीन यानी 40 एकड़ 17 लाख रुपए, जी हाँ, 42,000 वर्ग फुट दे दी गई थी। नवाबी खत्म हो गई, राजशाही खत्म हो गई। उसके बावजूद भी वो शाही जिंदगी जीते थे। ऐसा बहुत लोगों के साथ रहा है, हिस्ट्री रही है। लखनऊ तो इसके लिए बहुत पॉपुलर है। शादी के 14 साल बाद उनके घर फाइनली एक खुशखबरी आई। पत्नी जमाल बख्ते ने जूनागढ़ की शाही हवेली में 4 अप्रैल को 1954, जी हाँ, ये साल था जिसमें एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया परवीन सुल्ताना वली मोहम्मद खानजी बाबी। बॉबी समझ गए होंगे आप, परवीन बॉबी। ये वही परवीन बॉबी है जो हिंदी सिनेमा की मशहूर और टॉप एक्ट्रेस में शामिल हुई। वही परवीन बॉबी जो अपने ग्लैमर, अपने वेस्टर्नाइजेशन और अपने टाइम से कई सालों आगे, मतलब समझ लिए 20-25 साल से भी आगे की सोच रखने वाली वो मानी जाती थी। ये दिन तो आता है, एक दिन जवानी में आगे मिले तो लगे। जब महिलाएं पर्दे पर सिगरेट पीने से कतराती थी तब परवीन बॉबी बिंदास मिनी स्कर्ट में बॉम्बे की सड़कों पर सिगरेट पीते हुए टहला करती थी। जब डायरेक्टर BR इशारा ने उन्हें पहली बार देखा था तब उनकी इसी बोल्डनेस के वो मुरीद हो गए और उन्हें तुरंत, जी हाँ, अपनी फिल्म में ले लिया था उन्होंने। जी हाँ, हम आज परवीन बॉबी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। अभी उनको मरे हुए बहुत टाइम हो गया है। अभी हाल ही में उनकी 72 बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी। अगर आज वो होती तो 72 साल की होती, 72-73 साल की होती। उनकी जिंदगी के आखिरी दिन बहुत ही दर्दनाक बीते थे। ऐसी मौत किसी को भगवान ना दे, ऐसा टाइम किसी को ना दे। अकेलापन, और उसमें लोग उन्हें पागल कहने लगे थे और अकेले ही उन्होंने अपनी जान दी। अकेलेपन की हद ये थी कि जब उनकी मौत हुई तो 4 दिनों तक उनकी बॉडी उनके बंद घर में बेड पर ही सड़ती रही थी। आज परवीन बॉबी की हम कुछ बातें आपसे करेंगे, उनके बारे में कुछ आपको बताएंगे, लेकिन दिल थाम के रखिएगा, हो सकता है आपकी आंखों से आंसू आ जाए। ये क्या है? गुलदस्ता। किसके लिए? आपके लिए। किसने भेजा? मालिक ने। तुम्हारे मालिक को इतनी भी तमीज नहीं कि किसका स्वागत कैसे किया जाता है? दोस्तों, शाही परिवार में जन्मी परवीन बॉबी का जो बचपन था जूनागढ़ के 54 कमरों की हवेली में बीता था। इकलौती संतान को ऐशो आराम तो मिला, घर में 6 नौकर भी थे। 6 साल की उम्र में पिता को कैंसर हो गया, जिसके बाद वो दीवान चौक की 2 मंजिला हवेली में रहने लगी थी। आपको बता दें कि परवीन बॉबी की जूनागढ़ स्थित हवेली को इसी साल गिरा दिया गया था। शुरुआती पढ़ाई गुजराती मीडियम स्कूल में हुई थी उनकी और 14 साल की उम्र में मां ने उन्हें पढ़ने के लिए अहमदाबाद भेज दिया। हालांकि परिवार इसके बहुत खिलाफ था। शर्त रखी गई थी कि जल्दी इनकी शादी कराई जाएगी, जैसा अक्सर मुस्लिम फैमिलीज में होता है, जिस पर मां तो मान गई और उनका दाखिला सेंट जेवियर कॉलेज में भी करा दिया गया। कॉलेज में कोर्स ना होने के बावजूद परवीन बॉबी ने खुद फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। आगे चलकर उन्होंने इंग्लिश और साइकोलॉजी में बैचलर डिग्री भी हासिल कर दी और अंग्रेजी में उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल की। जैसा परिवार ने शर्त रखी थी, शर्त के मुताबिक
जब वो 15 साल की हुई तो उनकी सगाई उनके ही कजन थे जमील खान से कर दी गई, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में पायलट थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद माई ने उनकी जो माँ थी उन्होंने सगाई तोड़ दी और परवीन को इसकी जानकारी पोस्ट कार्ड से दे दी गई थी। 17 की उम्र में वो सिगरेट पीती थी और मिनी स्कर्ट पहनती थी। यही देख उनको फिल्म मिली थी। कैसे, आपको बताते हैं। अपने घर ले चलो, घर में 1971 में डायरेक्टर B.R. इशारा अहमदाबाद में एक नाव दो किनारे की शूटिंग कर रहे थे। अचानक भीड़ के बीच उनकी नजर एक लड़की पे पड़ी जो मिनी स्कर्ट पहनकर आई हुई थी और बिंदास सिगरेट पी रही थी। लंबी कदकाठी छरहरे बदन वाली ये लड़की और 4 मीनार सिगरेट हाथ में थामी हुई थी उसने, और जिस स्टाइल से वो खड़ी हुई थी, मतलब उनको देखकर नजर ना हटे। उन्हें कोई शर्म नहीं थी, हालांकि मुस्लिम फैमिली से वो ताल्लुक रखती थी, लेकिन जिस तरह से वो अपनी जिंदगी चाहती थी, वो अपनी मन मौजी आप कह सकते हैं उनको, वैसी थी वो लड़की परवीन बॉबी थी, जिसकी उम्र 17 साल की थी। B.R. इशारा समझ गए कि इसमें कुछ बात है, ये खास है, और उन्होंने फोटोग्राफर से उसकी तस्वीर को लेने के लिए कहा ताकि वो बाद में देख सके। फोटोग्राफर ने सिगरेट के साथ उनकी तस्वीरें ली। B.R. इशारा ने परवीन को बुलाकर पूछा, फिल्मों में काम करोगी? आमतौर पर कोई भी लड़की तुरंत हामी भर देती, लेकिन परवीन ने कहा, व्हाई नॉट, अगर मुझे स्क्रिप्ट पसंद आएगी तो मैं करूंगी। B.R. इशारा इस एक जवाब से समझ गए कि इस लड़की में कॉन्फिडेंस की भरमार है भाई। वैसे तो वो कभी अपनी फिल्मों की हीरोइन से किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाते थे, लेकिन परवीन बॉबी का मॉडर्न लुक देखकर वो सोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि कहीं ये मॉडर्न ख्यालों वाली लड़की अपना मन ना बदल ले। भाई चंचल मन है इसका, कुछ पता नहीं, मूड की बात नहीं, अचानक बोले कि मुझे फिल्म पसंद नहीं आई। उन्होंने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसमें एक ही बात थी कि जब तक उनकी फिल्म नहीं बनती परवीन किसी दूसरी फिल्म का हिस्सा नहीं बन सकती, वो ही उसे लॉन्च करेंगे। शाही परिवार से आने के बावजूद परवीन ने फिल्मों में आने का फैसला अपने दम पर अपनी मर्जी से किया। B.R. इशारा कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए और ये बात वो लगभग भूल गए। इस दौरान परवीन बॉबी सितंबर 1971 में कालीगो डोम के फैशन शो में शामिल हुई, जहां साथ काम करने वाली मॉडल ममता साहू ने उन्हें अपने डायरेक्टर पिता किशोर साहू को सुझाया, उनसे मिलवाया। किशोर साहू ने परवीन से मुलाकात कर उन्हें अपनी फिल्म धुएं की लकीर के लिए फाइनल कर लिया। तभी उन्हें B.R. इशारा के कॉन्ट्रैक्ट का पता चला। किशोर साहू ने तुरंत उन्हें कॉल करके कहा कि जिस हीरोइन से आपका कॉन्ट्रैक्ट है मैं उसके साथ फिल्म बनाना चाहता हूं। परवीन बॉबी का नाम सुनकर उन्हें वो लड़की याद आ गई कि हाँ, ये तो परवीन बॉबी है, लेकिन उनकी फिल्म बनने में देरी थी, तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा ठीक है, परवीन को मैं आज़ाद करता हूं। उन्होंने मुझे काम करने की इजाज़त दे दी, वरना कुछ लोग होते हैं, सोहराब मोदी थे एक, जिन्होंने जीना हराम कर दिया था। एक हीरोइन को तो उन्होंने बर्बाद कर दिया था। कुछ महीने बीते, B.R. इशारा मुंबई के राजकमल स्टूडियो में एक फिल्म की मिक्सिंग के सिलसिले में पहुंचे थे। वो सीढ़ियों पर बैठे सिगरेट पी रहे थे कि अचानक परवीन उनके ठीक बाजू में आकर बैठ गई। उन्होंने ना हाल पूछा ना कोई और बात, सीधे कहा, आप मेरे साथ फिल्म क्यों नहीं बनाते? अब B.R. इशारा इस सवाल से घिर गए। उनके जहन में भी यही सवाल था कि वो परवीन के साथ फिल्म क्यों नहीं बना रहे। उन्होंने घर लौटते ही अपने फोटोग्राफर को कॉल किया और फिल्म बनाने के लिए उन्होंने कहा, भाई रकम जुटा लो, आप फाइनेंसर को फोन करो, हम उसके साथ फिल्म बनाएंगे। फोटोग्राफर ने जैसे तैसे 2 लाख रुपए उधार लिए, जिसकी बदौलत B.R. इशारा ने परवीन के साथ एक फिल्म स्टार्ट की जिसका नाम था चरित्र। ये फिल्म पहले बनी और परवीन बॉबी की पहली फिल्म यही रही। इस फिल्म में पहने गए परवीन बॉबी के कपड़े उन्होंने खुद ही खरीदे थे, खुद ही डिज़ाइन किए थे और खुद ही चुने थे। जी हाँ, उनका डिज़ाइनिंग में भी दिमाग बहुत अच्छा था, क्योंकि वो मॉडर्न ख्यालों वाली थी और उस टाइम पर जो कपड़े पहने जाते थे वो बहुत अलग होते थे। वो बहुत ही कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना गृहस्थी लुकिंग वाले, मतलब वो ग्रैनी लुक वाले कपड़े होते थे, लेकिन ये तो मॉडर्न थी, बिंदास थी। फिल्म चरित्र साल 1973 में रिलीज हुई थी, जिसमें परवीन बॉबी के साथ क्रिकेटर सलीम दुर्रानी ने अपनी एक्टिंग का डेब्यू भी किया था। जी हाँ, सलीम दुर्रानी बहुत दिग्गज क्रिकेटर रहे हैं। अब आपको बता दें कि 3 लिव इन रिलेशनशिप और समय से आगे की सोच रखती थी। जी हाँ, परवीन बॉबी। परवीन बॉबी की शुरुआती 5 फिल्में कुछ खास नहीं चली। फिर आया साल 1974। परवीन बॉबी को फिल्म दीवार में अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट रोल मिला। दीवार में परवीन के किरदार का नाम अनीता था और फिल्म सुपर डुपर हिट रही। आज भी ये फिल्म, जी हाँ, लोग बार बार देखते हैं। वो इसलिए पी रहा है कि आज दिन भर कुछ नहीं किया, बोर हो गए।
कोई इसलिए पी रहा है कि आज दोस्तों के साथ है। परवीन बॉबी को हिंदी सिनेमा में खास पहचान फिलहाल इस फिल्म से मिल गई। उसके बाद उन्हें धीरे धीरे फिल्में मिलती गई। उन्होंने आगे चलकर अमर अकबर एंथनी, काला सोना, काला पत्थर, सुहाग, द बर्निंग ट्रेन, शान, नमक हलाल जैसी बेशुमार हिट फिल्में दी और 1970-80 के दशक की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई। 1972 में फिल्म सेट पर परवीन बॉबी की मुलाकात डैनी डेंग जोग्पा से हुई। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, करीब आ गए और शिवाजी पार्क में लिव इन में रहने लगे बिना शादी के उस टाइम पर, जो उस दौर में आम नहीं माना जाता था। किसी कारण वो 3 साल बाद अलग हुए, लेकिन उनकी दोस्ती फिलहाल बनी रही। डैनी डेंग जोग्पा से ब्रेकअप के बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में कबीर बेदी आए, बहुत ही हैंडसम। वो तब ओपन मैरिज में थे। परवीन के लिए कबीर बेदी पत्नी प्रोतिमा को तलाक देना चाहते थे, लेकिन प्रोतिमा इसके लिए तैयार नहीं थी। परवीन उनके साथ भी लिव इन में रही। फिर साल 1977 में परवीन बॉबी ने भारत छोड़ दिया और कबीर बेदी के साथ वो जिंदगी बिताने के लिए लंदन चली गई, लेकिन 3 महीने में ही वे कबीर को लंदन छोड़कर वापस भारत लौट आई। जब वो इंडिया आई तो वापस वो डैनी के कांटेक्ट में आ गई, जिन्हें वो हमेशा से अपना अच्छा दोस्त मानती थी। उन्होंने डैनी से कहा कि कबीर बेदी ने उनका जबरदस्ती अबॉर्शन कराया, जिससे वो बहुत नाराज हैं, उन्हें माफ नहीं कर पा रही हैं और वहां से वो भाग कर आई हैं। भारत लौटकर परवीन बॉबी ने फिर 1977 से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और इस समय उनकी महेश भट्ट से नजदीकियां बढ़ने लगी। 6 महीने तक रिलेशनशिप में रहने के बाद महेश भट्ट ने परवीन बॉबी के लिए पत्नी किरण और बच्चों को भी छोड़ दिया था और उनके साथ लिव इन में रहने लगे थे। तभी परवीन को अमर अकबर एंथनी और काला पत्थर जैसी फिल्में मिली। 1979 की शाम जब महेश भट्ट घर पहुंचे तो देखा परवीन बॉबी के घर के बाहर उनकी मां डरी सहमी खड़ी हैं। महेश को देखते ही उन्होंने कहा, देखो परवीन को क्या हुआ। वो अंदर गए तो परवीन कमरे के कोने में चाकू लिए बैठी थी और कांप रही थी। महेश भट्ट ने कुछ कहना चाहा तो परवीन ने चुप कराते हुए कहा, कुछ मत कहना, इस कमरे की जासूसी हो रही है, यहां डिवाइस लगी है, वो मुझे मारना चाहते हैं। महेश समझ गए कि परवीन को जल्दी ही इलाज की जरूरत है, उन्हें इलाज करवाना चाहिए। वो उन्हें भारत और विदेश के बहुत सारे डॉक्टर्स के पास ले गए, जहां पता चला कि उन्हें, जी हाँ, सिजोफ्रेनिया है, जिसमें मरीज को वहम होता रहता है कि कोई उसे मारना चाहता है। शॉक ट्रीटमेंट की सलाह दी गई, लेकिन महेश भट्ट ने मना कर दिया इस बात के लिए। समय के साथ उनकी हालत बिगड़ने लगी। कभी वो एसी या कार में बम होने की बातें करती, कभी चलती कार से कूदने की बात करती, तो कभी कहती कि लोग उनका पीछा कर रहे हैं। साल 1979 में महेश भट्ट उन्हें लेकर चकाचौंध से दूर बेंगलोर में शिफ्ट हो गए। डॉक्टर्स लगातार उनसे कांटेक्ट में थे, लेकिन परवीन इलाज नहीं कराना चाहती थी। एक रोज उन्होंने महेश भट्ट से साफ कहा कि उन्हें परवीन या डॉक्टर्स में किसी एक को चुनना होगा। महेश भट्ट उन्हें छोड़कर घर से निकल गए तो परवीन बिना कपड़े ही उनके पीछे दौड़ पड़ी। इस दिन महेश भट्ट ने डॉक्टर्स की सलाह पर परवीन से अपनी दूरी बना ली। कुछ दिनों बाद परवीन भी मुंबई लौट आई और फिल्मों में काम करने लगी। 1984 में परवीन बॉबी को सिक्योरिटी चेक में अजीब बर्ताव करने और पहचान ना बताने पर अरेस्ट भी किया गया था। उन्हें न्यूयॉर्क के पागल खाने में रखा गया। तब इंडियन काउंसिल के हस्तक्षेप के बाद फाइनली उन्हें छोड़ा गया। 1988 में फिल्म शान के टाइटल सॉन्ग की शूटिंग के दौरान परवीन बॉबी ने हंगामा खड़ा कर दिया था। उन्होंने शूटिंग रोक दी और कहा कि को स्टार अमिताभ बच्चन उनके ऊपर झूमर गिराना चाहते हैं और उनकी हत्या करना चाहते हैं। वो डरी सहमी सेट से भाग गई। कहते हैं अमिताभ बच्चन से भी उनका बहुत लंबे समय तक, जी हाँ, रोमांस रहा था अमिताभ बच्चन के साथ। वो भी थोड़े टाइम लिव इन में रही थी, लेकिन इस बात की पुष्टि पूरी तरह से अमिताभ बच्चन ने कभी की नहीं। चेहरा चांद की तरह बदरी से ढक जाए तो अच्छा है। माना नहीं। 1989 में परवीन बॉबी ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि अमिताभ बच्चन एक इंटरनेशनल गैंगस्टर है जो उनकी जान लेना चाहते हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमिताभ बच्चन के गुंडों ने उन्हें किडनैप कर आइलैंड में रखा और कान के नीचे की तरफ एक चिप लगा दी है जिससे उन्हें ट्रेस किया जा सके। बस इस इंटरव्यू के बाद इंडस्ट्री में लोगों में बीमारी की खबर फैल गई। वो कहती थी कि लोग उन्हें बदनाम कर साजिश कर रहे हैं और लोग उन्हें पागल समझने लगे। इस समय भी परवीन बॉबी अपने एक्स बॉयफ्रेंड डैनी से मिलती थी। वो डैनी को अच्छा दोस्त मानती थी। तब तक डैनी की जिंदगी में किम नाम की महिला आ चुकी थी। किम पहले हीरोइन रह चुकी हैं फिल्मों में।
वो गर्लफ्रेंड के साथ लिव इन में रह रहे थे, तब परवीन बॉबी आए दिन उनके घर आ जाती थी और उनकी गर्लफ्रेंड ने इस बात को लेकर ऑब्जेक्शन की। कई बार ऐसा भी हुआ जब डैनी गर्लफ्रेंड के साथ घर लौटे और परवीन उनके बेडरूम में टीवी देखती हुई मिली। डैनी ने जब परवीन को ऐसा करने से रोका तो जवाब में उन्होंने कहा कि ब्रेकअप के बाद वो दोस्ती रखना चाहती हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है। एक दिन डैनी, उनकी गर्लफ्रेंड और परवीन डाइनिंग टेबल पर डिनर कर रहे थे। चांदी का वर्क टेबल पर गिरा और डैनी ने फूंक मारकर उसे हटाना चाहा। उन्होंने जैसे ही फूंक मारी, परवीन उस बात से डर गई और चीखने लगी। तब डैनी को पहली बार एहसास हुआ कि वाकई परवीन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। उन्होंने महेश भट्ट को कॉल कर इस बात की खबर दी। तब महेश भट्ट ने उन्हें पूरी बात बताई कि किस तरह से वो उन्हें लेकर इलाज करवाने के लिए गए थे और उनका एक्सपीरियंस क्या रहा। डैनी भी परवीन की इस बीमारी से लड़ने में मदद कर रहे थे। फिर एक दिन अखबार में अमिताभ बच्चन का एक इंटरव्यू छपा जिसमें उन्होंने डैनी को अच्छा दोस्त कहा। अमिताभ को पहले से ही जान का दुश्मन मानने वाली परवीन ने जैसे ही यह खबर पड़ी तो उन्हें फिर वहम होने लगे। उस दिन जब डैनी घर पहुंचे तो परवीन ने चीखना शुरू कर दिया और कहा डैनी अमिताभ बच्चन के लिए उनकी जासूसी करते थे। इसके बाद कई मौकों पर परवीन उन्हें देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। इसके बाद डैनी और परवीन की दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो गई। बीमारी के कारण परवीन ने इंडस्ट्री और रिश्तेदारों से दूरी बना ली। 2001 में मां के निधन के बाद वो जुहू के रेज रिवेरा अपार्टमेंट में अकेले रहने लगी थी और घर से ही वो, ये समझ लीजिए, अपने आप को कैदी बना चुकी थी। वो घर में ही रहती थी, बहुत कम निकलती थी। साल 2002 में उन्होंने कई एफिडेविट फाइल कर कहा कि टाडा केस में उनके पास संजय दत्त के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। उन्हें कोर्ट में हाजिर करने के लिए कहा गया, लेकिन हर बार वो ये कहकर इनकार करती थी कि बाहर निकलने पर उनकी जान को खतरा है। फिर साल 2002 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट रेडफोर्ड और कई बॉलीवुड हॉलीवुड एक्टर के खिलाफ उनकी हत्या की साजिश रचने के आरोप की याचिका भी दाखिल की थी। वैसे तो परवीन बॉबी मुस्लिम थी, लेकिन जिंदगी के आखिरी सालों में वो क्रिश्चियन बन चुकी थी। 22 जनवरी 2005 को परवीन बॉबी का शव उनके फ्लैट में सड़ती हुई हालत में मिला था। उनकी मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था, कोई उनके पास नहीं था। लोग उनसे डर रहे थे, जो उनसे प्यार करते थे आज उनके पास भी जाना नहीं चाहते थे, उन्हें पूछ नहीं रहे थे और यही अकेलापन उन्हें खाए जा रहा था। आखिरी समय में कोई उनकी बॉडी भी क्लेम करने नहीं आया, हॉस्पिटल नहीं आया। ऐसे में महेश भट्ट ने बॉडी क्लेम कर उनका अंतिम संस्कार करवाया, जहां डैनी भी थे। परवीन चाहती थी कि उनको क्रिश्चियन रीति रिवाजों से दफनाया जाए, लेकिन आखिरी समय में कुछ रिश्तेदारों ने इस्लामिक तरीके से उन्हें दफनाया। क्या होती है किस्मत, क्या होती है जिंदगी। एक लड़की जिसके पास 54 कमरों का इतना बड़ा घर था, तो 4 फ्लोर में वो रहती थी। इतनी दौलत उसने कमाई, इतना प्यार उसे मिला जिंदगी में, लेकिन इतनी दर्दनाक मौत और अकेलापन भगवान किसी को ना दे। फिलहाल परवीन बॉबी के साथ जो हुआ, जैसा हुआ, इसकी पूरी पुष्टि तो मिलती नहीं है, लेकिन अल्लाह, भगवान, ईश्वर किसी को ऐसी लाइफ ना दे। इससे अच्छा तो आम जिंदगी है। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। परवीन बॉबी को हमारी श्रद्धांजलि है। फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम।